हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास हम लोगों ने करी थी काउंटिंग ऑफ फिगर की, जहां पर हमने काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और क्यूब, ये सारी की सारी चीजों को हमने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और चैप्टर का नाम है हमारा डाइस, जिसको हम पास्ता बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, यही नहीं कि आपका टारगेट एमपीएसआई है तो एमपीएसआई की ही हम बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर हम तैयारी करने लग रहे हैं और उसमें अगर रीजनिंग पार्ट है तो वहां पर डाइस से क्वेश्चंस 110% पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे चीजों को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो डाइस चैप्टर है, इसमें टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हमारे पास अलग अलग 5 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एक पासे से संबंधित प्रश्न। फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू वन डाइस। रिलेटेड टू वन डाइस, जब सिर्फ और सिर्फ एक पासे से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि इस तरीके से डाइस गिवन होंगी, आपसे मैं पूछूं कि यहां आपको कितनी डाइस नजर आ रही है, तो आप कहोगे सर डाइस एक ही है जिसकी 3 सरफेस नजर आ रही है ना। एक ही डाइस है जिसकी 3 सतह नजर आ रही है। तो फर्स्ट टाइप होगा जब हम सिर्फ एक डाइस से रिलेटेड बात करेंगे। दूसरा जो टाइप होगा उसको हम कहेंगे रिलेटेड टू 2 डाइस। रिलेटेड टू 2 डाइस, जिसको हम बोलेंगे दो पासे से संबंधित प्रश्न। क्या बोलेंगे? दो पासे से संबंधित प्रश्न। जैसे कि यहां आपको नजर आ रहा है, यहां पर आपको अलग अलग कितने डाइस नजर आ रही है, तो आपको होगी 2 डाइस नजर आ रही हैं। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन है क्या, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सर, इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है। और वो कॉमन कौन सा है सर? तो 3 है। अगर मैं पूछूं कि कितने नंबर कॉमन है, तो आप मुझसे कहोगे कि सर एक नंबर कॉमन है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है, तो आप कहोगे सर एक नंबर कॉमन है। कितने नंबर कॉमन है? तो एक नंबर कॉमन है। और याद रखिएगा, जब दो डाइस में कोई एक नंबर कॉमन होता है ना, तो वहां पर हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होता है तो वहां पर हमें सर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक मतलब जब सिर्फ एक नंबर कॉमन हो जाए। इसी तरीके से सर हो सकता है इन दोनों डाइस पे कोई 2 नंबर कॉमन होके मिल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू कॉमन ट्रिक। क्या बोलते हैं? टू कॉमन। और जो तीसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं नो कॉमन ट्रिक। क्या बोलते हैं? नो कॉमन ट्रिक। तो याद रखिएगा, जब भी 2 डाइस हमारे एग्जाम में आएंगे तो उसमें अलग अलग ये 3 बातें चलेंगी कि इन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, कोई 2 नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब जो थर्ड टाइप आता है हमारे सामने, उसको हम लोग बोलते हैं जब 2 से ज्यादा सतह दी गई हो। जब थर्ड टाइप आता है हमारे सामने, तो उसको हम लोग बोलते हैं जब 2 से ज्यादा सतह दी गई हो। और 2 से ज्यादा का मतलब इस तरीके से डाइस 3 भी हो सकती हैं बेटा, डाइस 4 भी हो सकती हैं, या डाइस 5 भी हो सकती है। तो 2 से ज्यादा जितनी भी डाइस होंगी उसको हम लोग अपने थर्ड टाइप में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने आता है ओपन डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं खुला पासा। और ओपन डाइस का मतलब क्या होता है कि डाइस पूरी तरीके से खुल जाता है, और खुलने के बाद डाइस में टोटल सरफेस 6 होती हैं। तो हमें इस फोर्थ टाइप में एट अ टाइम टोटल 6 सरफेस नजर आने लगती हैं, लेकिन बाकी की नॉर्मल डाइस में आपको एट अ टाइम सिर्फ 3 सरफेस नजर आती हैं। तो सर इसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस, खुला पासा, जिसमें एट अ टाइम कितनी सरफेस नजर आती है आपको? तो 6 सरफेस। कितनी सरफेस नजर आती है आपको? तो आप कहोगे 6 सरफेस नजर आती हैं सर। और लास्ट टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जब हम लोग लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, कि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं आता है, स्टेटमेंट बनकर आता है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात हो गई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि 2 डाइस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना होगा, 2 डाइस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट पहला पढ़ना होगा वन कॉमन का। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि 2 डाइस के अंदर एक नंबर कॉमन होंगे। इसके बाद हो सकता है सर कि 2 डाइस के अंदर 2 नंबर कॉमन हो जाए, 2 3 2 3। उसके बाद सर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा।
तो इस तरीके से 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे होंगे। अब आते हैं सबसे पहली कहानी कि डाइस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं जनरल डाइस, एंड सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो एक डाइस है हमारे सामने जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, तो आप कहोगे सर एक डाइस है जिसको हम जानते हैं जनरल डाइस के नाम से, और एक डाइस है जिसको हम जानते हैं स्टैंडर्ड डाइस के नाम से। जनरल डाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा या सामान्य पासा। जनरल डाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा या सामान्य पासा, ठीक। और स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या डिफरेंस होता है, तो जनरल डाइस में क्या होता है, इसके हर एडजेसेंट सरफेस का सम। जनरल डाइस में होता है इसके हर एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। जनरल डाइस में इसके हर एडजेसेंट बोले तो क्या, इसके हर पड़ोसी सरफेस का सम जो होगा, जनरल डाइस में इसके हर एडजेसेंट सरफेस का जो सम होगा वो हमेशा और हमेशा 7 होगा। जनरल डाइस में इसके हर एडजेसेंट सरफेस का सम कितना हो जाएगा सर, तो 7 हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा डाइस जिसमें दो पड़ोसी सतह का सम अगर 7 है तो डाइस हमारा जनरल है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां 4 का पड़ोस में कौन है, तो आप कहोगे 2। फिर मैं कहता हूं 2 के पड़ोस में कौन है, तो आप कहोगे 5। फिर मैं कहता हूं 5 के पड़ोस में कौन है, तो आप कहोगे 4। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहां पर कोई दो ऐसे नंबर हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहां पर कोई दो ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने पर वैल्यू 7 आ रही है, तो आप कहोगे हाँ जी सर 5 और 2। 5 और 2, 5 और 2 इन दोनों नंबरों को अगर हमने प्लस कर दिया तो हमारे सामने वैल्यू कितनी आ रही है, तो 7 आ रही है। तो मैंने यही कहा कि कोई भी ऐसा डाइस जिसमें किसी भी दो नंबर को प्लस करने पर अगर वैल्यू 7 आ जाए तो डाइस कौन सा है, जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। अगर प्लस करने पर वैल्यू 7 ना आए तो डाइस हमारी मानक पासा है, बोले तो स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे कि इन दोनों डाइस में क्या किसी दो नंबर को प्लस करने पर वैल्यू 7 आ रही है, बिल्कुल सर। 4 और 3 को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 7। 4 और 3 को प्लस करने पे क्या आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो मैंने यही कहा कि कोई भी ऐसा डाइस जिसमें दो नंबरों को प्लस करने पर वैल्यू 7 आ जाए तो डाइस हमारी कौन सी होगी, जनरल डाइस होगी। और जब प्लस करने पर वैल्यू 7 ना आए तो डाइस कौन सी होगी, स्टैंडर्ड होगी। जैसे कि ये वाला बताओ, किसी भी दो नंबरों को प्लस करने पर वैल्यू 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो ये डाइस स्टैंडर्ड है। क्या किसी भी दो नंबरों को प्लस करने पर वैल्यू 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो ये डाइस कौन सी है हमारी, स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड डाइस की एक खासियत है सर, पूछो क्या, तो स्टैंडर्ड डाइस में बोला जाता है कि इसके हर ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में बेटा इसके हर ऑपोजिट सरफेस का जो सम होगा, स्टैंडर्ड डाइस में इसके हर ऑपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो हमेशा और हमेशा कितना होगा, 7 होगा। इसके हर ऑपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, तो 7 होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इस डाइस में, ये डाइस स्टैंडर्ड है, अब इसमें 1 का ऑपोजिट क्या होगा, तो अब बताओ 1 में क्या प्लस करोगे जो 7 बनेगा, तो आप कहोगे 6। 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। 3 का ऑपोजिट पूछूंगा तो बताओ 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 7 बनाना है ना, हर ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। तो 1 का 6, 3 का 4 बनाया। ऐसे अगर मैं 5 का पूछूंगा तो आप बताओ 5 का ऑपोजिट क्या बोलोगे, तो 5 का ऑपोजिट 2 बोलोगे बेटा। 5 का ऑपोजिट क्या बोलोगे, तो 5 का ऑपोजिट 2 बोलोगे। क्यों नहीं चल रहा है 2, इस तरीके से। ऐसे ही मुझे बताओ ये भी डाइस स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड डाइस में आप 3 का ऑपोजिट क्या बोलोगे, तो आप कहोगे 3 का ऑपोजिट 4 हो गया। बताओ 2 का ऑपोजिट क्या बोलोगे, तो 2 का ऑपोजिट 5 बोलोगे, 5 हो गया। 1 का ऑपोजिट क्या बोलोगे बेटा, तो 1 का ऑपोजिट 6 बोलोगे, तो 1 का ऑपोजिट 6 हो गया। तो ये बात क्लियर होगी कि डाइस की पहचान कैसे करते हैं। तो अगर दो नंबरों को प्लस करने पर वैल्यू 7 आ जाए, मतलब डाइस में जो नंबर दिए हुए हैं उनमें से किसी भी दो को प्लस करने पर अगर 7 मिल रहा है तो डाइस हमारी जनरल डाइस होती है, और उनमें से प्लस करने पर अगर 7 नहीं मिल रहा है इट मींस वो डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस होती है। क्लियर हो गई बात आपको। तो कुछ डाइस बने हुए हैं, इसकी पहचान करना है, पहले जल्दी से बताइएगा। क्या इसमें किसी भी दो नंबर को प्लस करने पे 7 आ रहा है,
नहीं आ रहा है सर। और जब सम 7 नहीं आ रहा है तो ये डाइस कौन सी है मेरी, स्टैंडर्ड डाइस है। किसी भी 2 को प्लस करने पे सम क्या नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो डाइस हमारी स्टैंडर्ड है। क्या यहां पे किसी भी 2 को प्लस करने पे सम 7 आ रहा है? क्या यहां पर किसी भी 2 को प्लस करने पर, क्या हो गया इसमें, क्या यहां पर किसी भी 2 नंबरों को प्लस करने पर वैल्यू 7 आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ जी सर 2 और 5 कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है। 2 और 5 कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है। और जब ये 7 हो गया तो ये डाइस हमारी कौन सी हो जाएगी, तो जनरल डाइस हो जाएगी। जब ये 7 हो गया सर तो ये हमारी डाइस कौन सी हो जाएगी, तो जनरल डाइस हो जाएगी। कि यहाँ पे किसी भी 2 नंबरों को प्लस करने पे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है 7, तो ये डाइस कौन सी होगी, तो हमारी स्टैंडर्ड डाइस होगी। कौन सी होगी, स्टैंडर्ड होगी। कि यहाँ पे किसी भी 2 को प्लस करने पे 7 आ रहा है सर, बिल्कुल सर, 6 और 1 कितना होता है, 7। और अगर सम 7 आ गया तो ये डाइस कौन सी है हमारी, तो जनरल डाइस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डाइस की पहचान करना तो 100% आ गया कि अगर सम 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड है, सम 7 है तो जनरल है। अब आगे की कहानी समझते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डाइस में आपने मुझसे कहा कि सर 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आपने मुझसे कहा कि स्टैंडर्ड डाइस में हर ऑपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में उसके ऑपोजिट सरफेस का सम कितना होता है बेटा, तो स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। तो बताओ 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होता है। अगर मैं 2 का ऑपोजिट पूछता हूं सर, तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 5 होगा। अगर मैं आपसे 1 का ऑपोजिट पूछता हूं सर, तो आपके सामने 1 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 6 होगा। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में आपसे मैं 3 का ऑपोजिट पूछता हूं, तो बताओ क्या होगा, 4, क्योंकि स्टैंडर्ड है। 6 का ऑपोजिट पूछता हूं तो क्या होगा, 1 होगा। 5 का ऑपोजिट पूछता हूं तो क्या होगा, 2 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस आपको 100% समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस में हर ऑपोजिट सरफेस का सम कितना होता है जी, 7 होता है। अब यही कहानी हम लोग जनरल डाइस में समझते हैं कि अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ जनरल डाइस में 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो जनरल डाइस में 2 का ऑपोजिट कभी भी आप 5 नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, सुनो, क्योंकि जनरल डाइस का बेटा परफेक्टली ऑपोजिट नहीं होता है, फिर भी हम जनरल डाइस का ऑपोजिट निकालते हैं। कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। जनरल डाइस में जो नंबर हमें डाइस में दिखाई दे रहा है, जनरल डाइस में जो नंबर हमें डाइस में दिखाई दे रहा है, उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर हमारे डाइस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला जनरल डाइस में जो नंबर हमें डाइस में दिखाई दे रहा है, उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर हमारे डाइस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर हमारे डाइस में दिखाई दे रहे हैं। मतलब जनरल डाइस की केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर गिवन है, जो नंबर हमारा गिवन है, उसका जो ऑपोजिट होगा, उसका जो ऑपोजिट होगा, जो नंबर हमारे गिवन है उसका जो ऑपोजिट होगा, वो होगा जितने नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हमारा गिवन नंबर है सर, जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है, उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो नंबर नहीं दिख रहा है, उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं। बस 2 कहानियों पे चलना है। तो सर मैंने कहा 2 का ऑपोजिट, डाइस कौन सी है, जनरल। तो जनरल डाइस में जो दिखेगा उसका ऑपोजिट जितने नहीं दिखेंगे। तो बताओ बेटा 2 का ऑपोजिट कौन कौन सा नहीं दिख रहा है इसमें, तो सर 2 का ऑपोजिट होगा जो नहीं दिख रहा है, इट मींस 1, इट मींस 3 और इट मींस बेटा 6। अब मैं आपसे 5 का ऑपोजिट पूछता हूं, तो क्या 5 आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। और जो दिखेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, जितने नहीं दिखेंगे। जितने नहीं दिखेंगे बोले तो 1, 3 और 6। अब मुझे बताओ 1 का ऑपोजिट पूछा गया, तो क्या 1 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं सर 1 नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो दिख रहा होगा, जो गिवन नंबर होगा। और गिवन क्या क्या है बेटा, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछता हूं, तो क्या 3 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। और जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो दिख रहा होगा बोले तो 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। अगर मैं 4 का ऑपोजिट पूछता हूं, तो क्या 4 दिखाई दे रहा है, हाँ। और जो दिखेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, जितने नहीं दिखेंगे। जितने नहीं दिखेंगे बोले तो 1, 3 और 6। जितने नहीं दिखेंगे बोले तो 1, 3 और 6। सिमिलरली इस जनरल डाइस में मैं आपसे पूछता हूं
कि मुझे बताना है 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो क्या 2 आपको नजर आ रहा है? हाँ, दिख रहा है क्या? नहीं। और जो नंबर नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो दिख रहा है बोले तो 1 3 और 6, 1 3 और 6। अगर मैं आपसे 6 का ऑपोजिट पूछता हूं 6 का, तो क्या 6 आपको विजिबल है? क्या 6 आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और जो दिखेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा? जितने नहीं दिखेंगे। और क्या क्या नहीं दिख रहा है आपको सर? तो 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपसे 5 का ऑपोजिट पूछता हूं, किसका? 5 का, तो क्या 5 आपको नजर आ रहा है? नहीं। और जो नजर नहीं आ रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा सर? तो जो नजर आ रहा है 1 3 और 6, 1 3 और 6। अगर मैं आपसे 3 का ऑपोजिट पूछता हूं, तो क्या 3 आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, 3 दिखाई दे रहा है। तो जो दिखेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो जितने नहीं दिखेंगे। और इसमें क्या क्या नहीं दिख रहे हैं? 2 4 और 5 नहीं दिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि स्टैंडर्ड डाइस का परफेक्टली ऑपोजिट होता है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हर ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। तो अगर डाइस हमारी स्टैंडर्ड है तो 2 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 6, 3 का ऑपोजिट 4, ठीक। लेकिन जनरल डाइस का परफेक्टली ऑपोजिट नहीं होता है। फिर भी हम जनरल डाइस का ऑपोजिट निकालते हैं। कैसे? तो जनरल डाइस में जो नंबर दिया हुआ है उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर दिए हुए नहीं है। जनरल डाइस में जो नंबर दिया हुआ है उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर नहीं दिए हुए हैं। और जो नंबर नहीं दिया हुआ है उसका ऑपोजिट होगा जितने नंबर डाइस में दिए हुए हैं। बस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें चलना है आगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर सिंगल डाइस आ जाए तो क्या सिंगल डाइस की आप पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या सिंगल डाइस का ऑपोजिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। तो आपको जनरल और स्टैंडर्ड की पहचान करना आया और जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट निकालना भी आ गया। तो उम्मीद है यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था रिलेटेड टू 1 डाइस। अब हम लोग चलते हैं रिलेटेड टू 2 डाइस। और जब भी 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए। कौन सी? कि सर जहां कहीं भी 2 डाइस नजर आने लगेंगे, 2 डाइस, तो वहां यह देखना होगा कि उन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, कोई 2 नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इसका टाइप नंबर 3, जब 2 डाइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन होगा तो हम ऑपोजिट कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। यहां देखिए 1 कॉमन का कॉन्सेप्ट है और पहले इन सारी बातों को हम लोग भूल जाते हैं कि यहां पर कुछ लिखा भी हुआ है। पहले हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं क्योंकि अभी इस पे धीरे धीरे आएंगे। पहले हम लोग ना जब 2 डाइस में एक नंबर कॉमन है तो डायरेक्ट ऑपोजिट निकालना सीखते हैं। जब 2 डाइस में एक नंबर कॉमन है तो पहले हम लोग डायरेक्ट ऑपोजिट निकालना सीखते हैं कि कैसे ऑपोजिट निकलेगा। देखिए आपको देखना है कि इसमें कितने डाइस, कितने नंबर कॉमन है। क्वेश्चन 2 डाइस के ऊपर, तो आपको देखना है सर कितने नंबर कॉमन है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन है और वो कॉमन कौन सा है? 5। इन दोनों डाइस में भी सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर कॉमन है सर? तो एक नंबर है और एक नंबर कौन सा कॉमन है? तो 46। तो सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर और नीचे लिख लेना है। ये 5 है, 5 कॉमन है तो 5 और 5 को लिख लिया। अब आप दोनों डाइस में क्लॉकवाइज मूव कराइए। क्लॉकवाइज का मतलब होता है आगे की तरफ चलना, इधर की तरफ। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा आगे की तरफ चलना, इधर की तरफ। क्लॉकवाइज का मतलब होता है आगे की तरफ चलना। तो 5 से जब आप क्लॉकवाइज में मूव कराएंगे तो 3 से 4 के घर पे जाएंगे। 5 से जब आप क्लॉकवाइज में मूव कराएंगे तो 3 से 4 के घर में जाएंगे। यहां 5 से जब आप क्लॉकवाइज में मूव कराएंगे तो आप 2 से 6 के घर में जाएंगे, 2 से 6 के घर में जाएंगे। अब आपके पास कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है सर? तो 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 को कॉमन के सामने लिख देना है। तो बेटा जो नंबर जिसके सामने आ गया उसका ऑपोजिट कहलाता है। जैसे 4 का ऑपोजिट 6 हो गया, 3 का ऑपोजिट 2 हो गया और 5 का ऑपोजिट 1 हो गया। समझ में आया कि जब भी 2 डाइस के अंदर एक नंबर कॉमन होगा तो उन कॉमन के दोनों नंबर को ऐसे लिखना है और वहां से क्लॉकवाइज मूव करा देना है। 5 से 3 4 और 5 से 2 6, इस तरीके से। तो 1 का 5, 3 का 2, 4 का 6। क्लियर है? अब देखिए ये 46 है। तो बेटा मैंने कहा यहां पर 46 लिखना है।
इसके नीचे भी यहां पर क्या लिखना है, 46 लिखना है, लिख दिया आपने। अब आप 46 के क्लॉकवाइज में मूव कराइए। अब आप 46 से क्लॉकवाइज में मूव कराइए, क्लॉकवाइज में, तो आपके सामने 43, 41। 46 से जब आप क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो 43, 41, 43, 41। यहां पर भी जब आप 46 से क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, 46 से आप क्लॉकवाइज में जब आप मूव कर रहे हैं तो आपके सामने क्या आएगा बेटा, 45 और 42, 45 और 42। तो बताइए 41 और 42 एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट। 43 और 45 क्या हो गए, ऑपोजिट। अब बताइएगा जरा 41 से लेकर के 46 में क्या नहीं दिख रहा है, तो 44 नहीं दिख रहा है, तो 44 किसका ऑपोजिट हो जाएगा बेटा, 46 का। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करके बताइए। अभी भी यहां पर ए का ऑपोजिट अगर डी है तो कंपेयर पर बेस्ड आपको नहीं करना है, ये अभी आप भूल सकते हैं, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं रखना है। एक कंपेयर पर बेस्ड अभी नहीं करना है, सीधे सीधे सारे नंबरों का ऑपोजिट निकाल के बताइए। अभी सीधे सीधे सारे नंबरों का ऑपोजिट निकाल के बताइए आप कि कौन सा नंबर किसका ऑपोजिट होगा, बस इतना बताना है आपको। जल्दी से बताइए। तो मैंने क्या कहा कि सर कॉमन देखना है कि दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है, तो आपने कहा एक नंबर कॉमन है और कॉमन के नाम पे क्या है, ई है। तो मैंने सर दोनों कॉमन को ऊपर और नीचे लिख लेना है, ये ई है। सर दोनों कॉमन को ऊपर और नीचे लिख लेना है सर, तो ये हमारे सामने क्या लिखा जाएगा, यार ये बोर्ड क्यों नहीं चल रहा है। तो सर दोनों कॉमन की पोजीशन को मुझे लिख लेना है, तो यहां पर ई लिखा और यहां भी ई लिखा। सर क्लॉकवाइज में चलना है, तो ई के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो बी से ए के पास जाएंगे। ई से अगर मैं क्लॉकवाइज में चलता हूं तो कहां जाऊंगा सर, तो बी से ए के घर जाऊंगा। तो यहां लिखना है बी और इसके सामने लिखना है ए। यहां से भी जब मैं इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं डी से कहां की तरफ जाऊंगा, सी की तरफ जाऊंगा। अब बताओ क्या बच गया मेरे सामने, तो सर क्या बच गया मेरे सामने, एफ बच गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ। तो बताओ ए का ऑपोजिट सी, बी का ऑपोजिट डी और ई का ऑपोजिट एफ। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर सर कॉमन के नाम पे क्या है सर, तो 4 है। यहां पे कॉमन के नाम पे क्या है सर, तो 4 है। तो मैंने 4 को लिखना है 2 बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। अब मैं 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा। अब मैं 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मेरे सामने 3 आएगा और सामने क्या आएगा, 6 आएगा। यहां पर भी सर 4 से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये 1 आएगा और ये क्या आएगा, 5 आएगा। अब आप मुझे बताओ कौन सा नंबर कॉमन है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहोगे 2। तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2। 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, तो 5। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 का 4, 3 का 1, 6 का 5। समझ में आया होगा, 100% क्लियर होगा कि जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होंगे तो हम सभी नंबरों का ऑपोजिट कैसे निकालते हैं। तो अब आप इन क्वेश्चन का आंसर करके बताइए बेटा कि यहां पर आप 5 का ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, 4 के ऑपोजिट का सम कैसे निकालेंगे, बताइए। देखिए बड़ा ही आसान है। आपने कहा सर कॉमन के नाम पे क्या है, तो 3 है। कॉमन के नाम पे क्या है सर, तो 3 है। तो मैंने ऊपर 3 लिखा, मैंने नीचे 3 लिखा, लिख दिया। अब मुझे 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। मुझे 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो मैं 1 के पास जाऊंगा और 2 के पास जाऊंगा, ठीक। यहां भी मुझे 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं 5 के पास जाऊंगा और 6 के पास जाऊंगा। क्या नहीं दिख रहा है यहां पर, बताइए क्या नहीं दिख रहा है यहां पर। तो आप कहोगे सर 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 1 का 5, 2 का 6। क्लियर है। यहां देखते हैं सिर्फ, तो यहां कॉमन के नाम पे क्या है सिर्फ, तो 1 है। यहां कॉमन के नाम पे क्या है, 1 है। तो मैंने कहा कि जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होंगे तो ऐसे लिख लीजिएगा। अब आप क्लॉकवाइज मूव कर जाइए, तो 1 से जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4 और 4 से कहां पहुंचेंगे, 6। यहां से भी आपको क्लॉकवाइज मूव कर जाना है तो आप पहुंचेंगे 3 और आप कहां पहुंचेंगे, 5। अब आपको कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है भाई, तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पे आपको क्या लिख लेना है, 2। 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहां पे क्या लिख लेना है सर, तो 2 लिख लेना है। अब बताओ 6 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 5। 4 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा सर, तो 3 और 1 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, तो 2। आपसे बोला 4 का ऑपोजिट, तो सर 4 का ऑपोजिट तो 3 हो गया। बट पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते तो आपसे बोला गया है कि 4 के ऑपोजिट का क्यूब बताना है, तो बेटा थोड़ा ढंग से देखना। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। आंसर हो गया 27, आंसर हो गया 27।
आई बात समझ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन है, आपसे बोला कि इन दो डाइस को अगर हम इन दोनों डाइस से देखें तो कौन सा चारों में से डाइस बनाया जा सकता है। इन दोनों डाइस की हेल्प से इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, तो सिंपल सी कहानी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी दो डाइस हमारे सामने आएगा तो हमें बस ये देखना है कि उन दोनों डाइसों में कोई एक नंबर कॉमन है या कोई दो नंबर कॉमन है बेटा, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब भी दो डाइस हमारे सामने आएंगे तो हमें सिर्फ ये तीन बातों को देखना है कि इन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, कोई दो नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है सर? तो एक नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है सर? तो एक नंबर कॉमन है, तो मैंने ऊपर और नीचे लिख लिया, दो और दो को लिख लिया। अब मैं सर दो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं, तो दो से क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो मेरे पास 5 आएगा और दूसरे डाइस में मेरे पास 4 आएगा। दो से क्लॉकवाइज में जब मैं जा रहा हूं तो 5 आएगा और 4 आएगा। यहां पर भी जब मैं दो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो दो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 आएगा और साथ में 6 आएगा। अब बताइए कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे 3 नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक, तो 4 का ऑपोजिट 6, 5 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 3। अब आप एक बात समझिएगा, जब हम रियल डाइस की बात करते हैं ना, जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जब मुझे 6 लाना होता है ना चिटिंग करके, तो मैं क्या करता हूं कि डब्बे में ऊपर 1 को रखता हूं। भाई ये जो डाइस है, डाइस में ऊपर किसको रखता हूं? 1 को, और उसको उल्टा कर देता हूं तो मेरे सामने क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। तो आप एक बात समझिएगा, जब आपने ऊपर 1 को रखा तो आपको क्या नहीं दिख रहा था? 6 नहीं दिख रहा था। जब आपने ऊपर 6 को रखा तो आपको क्या नहीं दिख रहा था? 1 नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब यह है इस चैप्टर में कि डाइस में कोई भी दो ऑपोजिट नंबर कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। मैंने क्या कहा? डाइस में कोई भी दो ऑपोजिट नंबर कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर 1 और 6 रियल डाइस में एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, तो 1 और 6 ना तो कभी आपको एक साथ दिखेगा और ना ही कभी आपको एक साथ छुपेगा। ये छुपेगा की बात बाद में करते हैं। तो जैसे यहां पर 4 और 6 एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो 4 और 6 कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। 5 और 1 एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये कभी नहीं हो सकता। 2 और 3 एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये कभी नहीं हो सकता। तो यहां देखिए 2, 3, 5, बेटा 2 और 3 ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। और जब ये 2 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो ये कभी भी एक दूसरे मतलब एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत है। 1, 4, 6, ये 4 और 6 है, ये 4 और 6 है, तो ये 4 और 6 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। 4 और 6 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। 1, 4, 3, 1, 4, 3, ये क्या है? 1, ये क्या है? 4, ये क्या है? 3, तो 1, 4, 3, 1, 4, 3 बेटा। तो 1, 4, 3, तो आप देखो 1 अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है, तो ये डाइस बिल्कुल बनाया जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 3, 5, 1, क्या 5 और 1 ये दोनों नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? बिल्कुल है सर। तो 5 और 1 अगर ऑपोजिट है तो दो ऑपोजिट नंबर एक साथ कभी भी आप नहीं देख पाओगे, तो यह आंसर गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली भी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझिए, बताइए इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है बेटा? तो आप कहोगे एक नंबर। कॉमन के नाम पे क्या है? ई। तो सबसे पहले दोनों कॉमन को ऊपर और नीचे लिख लो, ये कॉमन, ये कॉमन भाई साहब। इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो डी के घर जाओगे और फिर सी के घर जाओगे। इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो तो बी के घर जाओगे बेटा और एफ के घर जाओगे, यही तो करोगे। अब बताओ ई का ऑपोजिट क्या होता है? तो सर जो नहीं दिख रहा है, ए से एफ तक क्या नहीं दिख रहा है? तो ए से एफ तक में क्या नहीं दिख रहा है? ए ही नहीं दिख रहा है, तो यहां पर ए लिखो। तो डी का ऑपोजिट क्या आया? बी। सी का ऑपोजिट क्या आया? एफ। और ई का ए। अब सिर्फ इतना देखना है कि दो ऑपोजिट नंबर को आप कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हो। दो ऑपोजिट नंबर को एक साथ नहीं देख सकते हो, तो देखो ये डी और बी दोनों ऑपोजिट नंबर हैं, तो सर बिल्कुल, तो अब ये डी और बी को हम कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हैं, ये गलत है। ए सी ई, ए और ई दो ऑपोजिट नंबर है, ए और ई दो ऑपोजिट नंबर है,
तो ए और ई अगर ये दो ऑपोजिट नंबर है तो इनको कभी भी हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, गलत है। सी डी एफ, सी और एफ दो ऑपोजिट नंबर है, सी और एफ दो ऑपोजिट नंबर है, इनको हम कभी भी नहीं देख सकते, गलत है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ये तीनों अलग अलग है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों अलग अलग है बेटा, आंसर बिल्कुल हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। सेम क्वेश्चन है भाई, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्लास में ही कर लेंगे कि बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई कॉमन क्या है यहाँ पे, तो 6 है, तो ये 6 और 6 को रख लीजिए। 6 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो आप कहां जाएंगे 2, और 2 के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 3। इधर 6 के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो कहां जाएंगे 1, और 1 के क्लॉकवाइज में जाएंगे बेटा तो 4। बताइए 1 से 6 तक का क्या नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5। अब बताइए 5 4 6, क्या 5 और 6 दो ऑपोजिट नंबर है? 5 और 6 दो ऑपोजिट नंबर है, बिल्कुल है सर। तो ये 5 और 6 को आप कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हो, गलत है। 3 4 5, क्या 3 और 4 दो ऑपोजिट नंबर है? बिल्कुल है सर। तो 3 और 4 को आप कभी भी नहीं देख सकते हो, गलत है सर। 1 2 3, 1 और 2, 1 और 2, क्या ये दो ऑपोजिट नंबर है? बिल्कुल है सर। तो 1 और 2 को आप कभी नहीं देख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 2 5, सर 3 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है। 3 2 5 तीनों अलग अलग है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होंगे तो उसका ऑपोजिट कैसे निकलता है, और दो डाइस की हेल्प से इनमें से कौन सा डाइस बनाया जाएगा, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? चलिए अब हम समझते हैं बेटा, जब दो डाइस में दो नंबर कॉमन हो जाए, क्या समझते हैं? आगे क्यों नहीं हो रहा है यार, ये हैंग करता है यार बोर्ड। ये पढ़ा दिया ना मैंने तो। हाँ, बोर्ड नहीं चल रहा है, वेट बेटा। देखिए, जब दो डाइस में दो नंबर कॉमन हो जाए, वन कॉमन का कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आपको समझना है कि सर जब दो डाइस में दो नंबर कॉमन होगा तो ऑपोजिट कैसे निकलता है। तो आप देखो, इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है, तो आप कहोगे सर 3 और 2। इन दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है सर, तो आप कहोगे 3 और 2 कॉमन है। इधर भी कॉमन के नाम पे क्या है सर, तो 3 और 2 कॉमन है। तो इधर क्या बच गया 4, इधर क्या बच गया 5। तो जो नंबर बच गया वो एक दूसरे का परफेक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। जो नंबर बच गया वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, परफेक्टली ऑपोजिट। जैसे कि 4 का ऑपोजिट 5 हो गया, ठीक है। तो जब दो डाइस में दो नंबर कॉमन होंगे तो जो नंबर बच गया वो तो एक दूसरे का परफेक्टली हो गया जी, कि 4 का ऑपोजिट 5 है। लेकिन अब जो हमारा कॉमन है ना, कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, तो जनरल डाइस की तरह रूल लगाना है। सर जो नंबर कॉमन होगा उसका ऑपोजिट होगा जो नंबर डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है। कॉमन का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, जो नंबर डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर कॉमन का ऑपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है होगा, तो जो नंबर नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे जो नंबर कॉमन होगा। जाहिर सी बात है भाई, कॉमन का ऑपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट कॉमन। तो बताओ मुझे, अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं तो क्या 3 कॉमन का पार्ट है? बिल्कुल सर 3 कॉमन है। तो अगर ये 3 कॉमन है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, बोले तो 1 और 6, बोले तो 1 और 6। अगर मैं आपसे 1 का ऑपोजिट पूछूं 1 का, तो क्या 1 आपको नजर आ रहा है? नहीं। और जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, तो जो कॉमन होगा 2 और 3। जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो कॉमन होगा 2 और 3। तो बताओ 2 नजर आ रहा है? बिल्कुल सर 2 कॉमन है। तो कॉमन का ऑपोजिट होगा जो नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिख रहा है, 1 और 6 नहीं दिख रहा है। तो सर 2 का ऑपोजिट 1 और 6 हो जाए। ठीक है, इसमें देखते हैं सर, इसमें कॉमन के अकॉर्डिंग आंसर कितना है सर, तो बी और ई। इसमें कॉमन कितना है, बी और ई। यहां भी कॉमन कितना है सर, बी और ई। परफेक्टली ऑपोजिट की अगर मैं बात करता हूं तो इधर ए है और इधर एफ है, तो ए और एफ एक दूसरे का परफेक्टली ऑपोजिट होगा। ए और एफ एक दूसरे का परफेक्टली ऑपोजिट होगा। अब अगर मैं बी की बात करता हूं, बी, तो बताओ बी मेरा क्या है, कॉमन। कॉमन
और कॉमन का ऑपोजिट होता है जो नहीं दिया गया है। तो इस डाइस में क्या क्या नहीं दिया गया है बेटा, तो सी नहीं दिया गया है और डी नहीं दिया गया है। ऐसे ही अगर मैं सी का ऑपोजिट पूछता हूं तो सी दिया गया है क्या, नहीं, और जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होता है, तो उसका ऑपोजिट होता है सर हमारा जो कॉमन होता है बी और ई, बी और ई। अब मुझे बताओ ई का ऑपोजिट क्या होगा, तो सर ई तो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है मतलब कॉमन का पार्ट है, और जो कॉमन होगा उसका ऑपोजिट क्या होगा सर, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा जो नहीं दिख रहा है, बोले तो सी और डी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि दो डाइस में जब दो नंबर कॉमन होंगे तो एक ही नंबर एक दूसरे का परफेक्टली ऑपोजिट होगा, बाकी जो नंबर बचेंगे जो कॉमन होगा उसका ऑपोजिट होगा जो नंबर डाइस में दिया ही ना हो। तो इधर बता बेटा कॉमन के नाम पे क्या है, 1 और 5, कॉमन के नाम पे क्या है बेटा, यहां पर 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है। तो परफेक्टली ऑपोजिट की मैं बात करूं तो आप कहोगे 4 का परफेक्टली ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर मैं 5 का ऑपोजिट पूछूं तो आप कहोगे 5 तो हमारा कॉमन है सर, 5 तो हमारा कॉमन है, और कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, बोले तो 3 और 6। अब अगर मैं 3 का ऑपोजिट पूछूं 3 का, तो क्या 3 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, और जो नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो नंबर कॉमन होगा, 1 और 5। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दो डाइस में एक नंबर कॉमन होंगे तो ऑपोजिट कैसे निकालना है ये भी समझ आया, दो डाइस में दो नंबर कॉमन होंगे तो ऑपोजिट कैसे निकालना है ये भी समझ आया। अब हमें यह समझना है कि इन दोनों डाइस की हेल्प से इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, इन दोनों डाइस की हेल्प से इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ यहां पर कॉमन क्या है, 2 और 3, यहां पे कॉमन क्या है, 2 और 3। अगर मैं परफेक्टली ऑपोजिट पूछता हूं तो 1 का क्या होगा, 5। परफेक्टली ऑपोजिट पूछता हूं तो 1 का क्या होगा, 5 होगा, है ना। इसी से आंसर आएगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जब हम लोग रियल डाइस की बात करते हैं तो रियल डाइस में अगर ऊपर 1 होता है तो उसको पलट देते हैं तो क्या आ जाता है, 6। तो अगर बेटा ऊपर 1 को रखा था तो मुझे क्या नहीं दिख रहा था, 6। जब मैंने ऊपर 6 को रखा तो मुझे क्या नहीं दिख रहा था, 1। मतलब डाइस में ये 1 और 6 ना तो कभी एक साथ दिखता है और ना ही कभी एक साथ छुपता है। तो आपको यही याद रखना है कि दो ऑपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिखेगा और ना ही कभी एक साथ छिपेगा। मतलब अगर 1 और 6 दो ऑपोजिट नंबर है ना तो आपको एक बार में या तो 1 दिखेगा या तो 6 दिखेगा, ना तो दोनों एक साथ दिखेगा ना तो दोनों एक साथ छिपेगा। तो यहां पर बेटा 1 और 5 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो ये 1 और 5 को ना तो आप एक साथ देख सकते हो और ना ही कभी आप एक साथ छुपा सकते हो। तो देखो ये 1 और 5 ये दोनों नंबर एक साथ दिख रहा है, ये गलत हो गया। यहां देखो 1 और 5 ये दोनों नंबर एक साथ छुप गया, इसलिए ये गलत हो गया। ये 1 और 5 में से क्या दिख रहा है सर यहाँ पे, तो 5, तो ये बात बिल्कुल ओके है। यहां 1 और 5 दोनों नंबर एक साथ छुप गया तो ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा ओनली सी, आंसर हो जाएगा ओनली सी। विदाउट पेन आंसर करोगे। यहां देखो कॉमन क्या है सर, तो 6 और 3। यहां कॉमन क्या है सर, तो 6 और 3 कॉमन है। तो अगर मैं परफेक्टली ऑपोजिट की बात करता हूं तो 4 का परफेक्टली ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं परफेक्टली ऑपोजिट की बात करता हूं तो 4 का परफेक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब ये 4 और 5 आपको ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही कभी एक साथ छिपेंगे। तो देखिए ये 4 और 5 दोनों नंबर एक साथ दिख रहे हैं, गलत हो गया। 4 और 5 दोनों नंबर एक साथ छुप रहे हैं सर, गलत हो गया। 4 और 5 एक साथ छुप रहे हैं सर, गलत हो गया। 4 और 5 में से कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 और 5 में से क्या दिख रहा है सर, 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसमें भी कि इन दोनों डाइस की हेल्प से इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जाएगा। इन दोनों डाइस की हेल्प से इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जाएगा। तो वही सेम लॉजिक जो अभी मैंने आपको समझाया कि यहां पे कॉमन के नाम पे क्या है बेटा, तो आप कहोगे ए और ई है। कॉमन के नाम पे क्या है बेटा, तो आप कहोगे ए और ई है। कॉमन के नाम पे क्या है जी, तो ए और ई है। तो परफेक्टली ऑपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो इधर बी है और इधर क्या है, एफ है।
तो ये बी और एफ को ना तो एक साथ देखोगे और ना तो एक साथ छुपाओगे। तो देखो ये बी और एफ को एक साथ छुपा रहा है, मतलब दिखा रहा है, तो बी और एफ एक साथ नहीं दिखेगा, कैंसिल हो गया। इधर देखो बी और एफ एक साथ छुप गया, कैंसिल हो गया। बी और एफ को एक साथ दिखा दिया, कैंसिल हो गया। बी और एफ को एक साथ छुपा दिया, कैंसिल हो गया। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी सही नहीं है, कोई भी डाइस बनाया नहीं जाएगा। तो बताइए जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होगा तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल। जब दो डाइस में दो नंबर कॉमन होंगे तो भी आप आंसर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कि जहां क्वेश्चन में ना क्वेश्चन मार्क आ जाए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन यहां से समझते हैं हम लोग कि ये तीन डाइस बन के आई है पेपर में और तीसरे डाइस में ना एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है भाई। अब हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो ध्यान से समझिएगा, इसके तीन पैटर्न होते हैं, इसके ऊपर तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है जो मैं बताने जा रहा हूं, कि भाई ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर मुझे वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, ओके है। तो जब मुझे उसका आंसर निकालना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो डाइस का तो यूज करूंगा, जाहिर सी बात है सर। अब जब मैं दो डाइस को देखूंगा तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि इन दोनों डाइस में आखिर कितने नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जब दो डाइस आपको दिखाई दे तो आपके माइंड में यही बात आनी चाहिए कि इन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन है और वो कॉमन के नाम पे क्या है, 3। तो जब कॉमन के नाम पे 3 है तो पहले ऑपोजिट निकालते हैं। 3 और 3 को मैं इस तरीके से लिखता हूं, और मुझे बताइए 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है। तो 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 है और 5 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा 2 है। क्लियर है। यहां पे जब हम लोग 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो 3 की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 है और 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 है। कौन सा नंबर आपको विजिबल नहीं है सर, तो 1 से 6 तक का कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, तो 1 से 6 तक का आपको 6 ही नहीं दिख रहा है, तो यहां पे आपको क्या लिख लेना है, 6। तो जब भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू निकालनी है तो दो डाइस अगर है तो आपने वहां पर ऑपोजिट निकाल लेना है, कि सर एक नंबर कॉमन है तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक से ऑपोजिट निकला, दो नंबर कॉमन होता तो उसका लॉजिक आपको पता है। अब आपको मैंने अभी अभी एक बात समझाई कि डाइस में कोई भी दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर यहां पर 4 लिखा हुआ है तो क्या मैं 4 का ऑपोजिट यहां पे कभी भी रख सकता हूं, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टू ऑपोजिट नंबर नेवर कैन बी सीन टुगेदर। तो सर 4 का ऑपोजिट यहां पे क्या नहीं आ सकता, तो 4 का ऑपोजिट कभी भी यहां पर 2 नहीं आ सकता सर, तो 2 गलत है। अगर यहां पे 6 है तो क्या मैं 6 का ऑपोजिट यहां पे लिख सकता हूं, नहीं सर, कभी भी नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि सर 6 का ऑपोजिट क्या नहीं आएगा यहां पे, तो 3 नहीं आएगा। तो ऑप्शन से 2 और 3 को तो कैंसिल कर दिया, ऑप्शन से मैंने 2 और 3 को कैंसिल आउट कर लिया। अब बताओ मेरे ऑप्शन में क्या बचा, तो एक 6 बचा और एक 1 बचा। मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर 6 है तो क्या मैं फिर से यहां पर एक और 6 लिख सकता हूं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर यहां 6 है तो मैं फिर से 6 को नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि एक नंबर दो बार नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, अब ये आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए बेटा, टेक योर टाइम। बताइए फटाफट से कैसे करेंगे।
चलिए देखिए, तो आपने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया होगा बेटा? तो अब तक आपका आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कैसे किया आपने। तो मैंने कहा सर इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। तो आपने कहा सर कॉमन के नाम पे क्या है सर, तो 4 कॉमन है ना। तो आपने 2 बार लिखना हो तो आप 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 और 4 कॉमन है। अब जब 4 के क्लॉकवाइज में जाओगे तो आपके सामने क्या आएगा 1, और 1 के क्लॉकवाइज में जाओगे तो क्या आएगा 5। इधर जब 4 के क्लॉकवाइज में जाओगे तो क्या आएगा 3, और 3 के क्लॉकवाइज में आएगा 6। कौन सा नंबर विजिबल नहीं है, तो आप कहोगे 2 विजिबल नहीं है, तो यहां पे आपने 2 को लिख लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि दो ऑपोजिट नंबर को कभी भी आप एक साथ नहीं देख सकते हो। तो यहां पे अगर 2 है ना 2, तो 2 का ऑपोजिट यहां कभी नहीं आएगा, और 2 का ऑपोजिट का मतलब क्या नहीं आएगा सर, तो 4 नहीं आएगा। अगर यहां पे 6 है ना 6, तो 6 का ऑपोजिट यहां कभी नहीं आएगा, और 6 का ऑपोजिट का मतलब क्या नहीं आएगा भाई, 5 नहीं आएगा। तो हम ऑप्शन से 4 और 5 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। ऑप्शन में बचा 2 और 3। अगर यहां पे 2 है तो क्या मैं एक नंबर को 2 बार लिख सकता हूं क्या? अगर यहां पे 2 है तो क्या मैं एक नंबर को 2 बार लिख सकता हूं क्या? कभी नहीं लिख सकता हूं सर, गलत है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया हमारे सामने टाइप नंबर 1। अब इसको समझते हैं बड़े ध्यान से, देखिएगा। फर्स्ट टाइप में मैंने क्या सिखाया कि दो तो आंसर गलत होंगे, क्योंकि दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकता, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो वापस से रिपीट नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन तो सीधे खत्म हो जा रहे हैं, और आंसर कितना बच रहा है हमारे सामने, 1 बच रहा है। यही तो हो रहा है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। सेम पैटर्न से सॉल्व कीजिए पहले आप, और देखिए आपको ना 2 आंसर मिलने लगेंगे। और जब क्वेश्चन में 2 आंसर मिलने लगेंगे तो उसको हम बोलेंगे टाइप नंबर 2। तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। तो यहां पे अगर मैं कॉमन की बात करता हूं बेटा, तो कॉमन क्या है यहां पर, तो 3 कॉमन है। तो अगर मैं ऑपोजिट निकाल देता हूं तो 3 का ऑपोजिट यहां पे कितना आएगा, 6 आएगा। 1 का ऑपोजिट कितना आएगा, तो 1 का ऑपोजिट 4 आएगा, और 2 का ऑपोजिट कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसा कैसे, तो अभी अभी मैंने समझाया, 3 और 3 को लिख लीजिए। 3 के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 1 और 2 आएगा, उधर 3 के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 4 और 5 आएगा। तो 1 के सामने 4, तो 1 का ऑपोजिट 4, 2 का 5 और 3 का 6 जो नहीं दिख रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया। आपसे कहा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू बतानी है यार, कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपने पहला अप्रोच तो यही लगाना है, फर्स्ट रूल तो यही लगाना है कि दो ऑपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकता। दो ऑपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकता। तो यहां पे 2 है सर, तो यहां पे क्या आएगा, 2 का ऑपोजिट कभी नहीं आएगा। और इट मींस 2 का ऑपोजिट क्या है सर, 5, तो ये 5 कभी नहीं मिलेगा यहां, ठीक है। अब बताओ 3 यहां है, तो 3 का ऑपोजिट भी नहीं हो सकता यहां। तो 3 का ऑपोजिट क्या है, तो 3 का ऑपोजिट 6 है, ये 6 भी नहीं मिल सकता। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई मेरी कि सर 2 का ऑपोजिट 2 का ऑपोजिट 5 नहीं आ सकता, एंड 3 का ऑपोजिट 6 नहीं आ सकता। ये तो 100% क्लियर है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 कैंसिल कर लेते हैं, और ये 6 को हम कैंसिल कर लेते हैं। अब मेरे सामने क्या बचा यार आंसर, 1 और 4। अब दिक्कत ये है कि 1 और 4 ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो 1 और 4 ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अब 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं। तो जब किसी क्वेश्चन में 2 आंसर पॉसिबल होने लगे तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है डाइस में रोटेशन। कैसे रोटेट करना है, तो आप देखो कि क्वेश्चन मार्क वाले डाइस में कौन कौन से नंबर हैं। तो आप कहोगे क्वेश्चन मार्क वाले डाइस में सर 2 और 3 है। आप कहोगे क्वेश्चन मार्क वाले डाइस में क्या है सर, तो 2 और 3 है। अब आप देखो कि क्या ये 2 और 3 किसी और डाइस में भी है इधर। अब आप देखो कि यही 2 और 3 किसी और डाइस में है इधर। तो बिल्कुल से 2 और 3 फर्स्ट डाइस में है। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क के दोनों नंबर आपको किसी दूसरे डाइस में मिल रहे हैं तो आपको मजे ही मजे हैं भाई। अब क्या करना है, मिल तो गए दोनों नंबर भाई, अब आपको मूवमेंट करनी है। अब आप या तो 2 से 3 के पास आइए, या तो आप 3 से 2 के पास जाइए, या तो आप 2 से 3 के पास आइए, या तो आप बेटा 3 से 2 के पास आइए। बस आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 2 से 3 के पास आया, अगर मैं 2 से 3 के पास आया तो 2 से 3 का मूवमेंट कैसा है।
अगर मैं ये मूवमेंट ऐसे करता हूं 2 से 3 का, तो 2 से 3 के पास अगर मैं आ रहा हूं तो 2 से 3 का डायरेक्शन कैसा है? तो 2 से 3 का डायरेक्शन सर एंटी क्लॉकवाइज है ना। 2 से जो 3 का डायरेक्शन है ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। इस टाइप में 2 से 3 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसमें 2 से 3 आ रहे हो ना, तो आप इसमें भी 2 से 3 आओ। अब बताओ 2 से 3 का डायरेक्शन कैसा है भाई? तो यहां पे सर 2 से 3 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है बेटा? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब दो आंसर पॉसिबल होने लगे तो आप देखो कि क्वेश्चन मार्क के दोनों नंबर किसी दूसरे डाइस में है क्या? तो बिल्कुल सर 2 3 दूसरे डाइस में है। अब जब वो दोनों नंबर दूसरे डाइस में मिल गए ना, तो आपको मूवमेंट करनी है। आप चाहे तो 2 से 3 के पास आओ, चाहे 3 से 2 के पास जाओ, लेकिन एक ही पैटर्न में दोनों डाइस में मूव करना। तो अगर मैं यहां पर 2 से 3 की डायरेक्शन में मूव करता हूं तो 2 से 3 का मूवमेंट मेरा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर 2 से 3 का मूवमेंट मेरा कैसा है? क्लॉकवाइज। तो भाई जब एक डाइस की मूवमेंट क्लॉकवाइज है और दूसरे डाइस की मूवमेंट यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, इट मींस ये दोनों डाइस एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। भाई एक डाइस जो है हमारे सामने क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक डाइस एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मींस ये दोनों डाइस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब दोनों डाइस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसका मतलब होगा कि जो पहले डाइस में नंबर बचा होगा उसका ठीक ऑपोजिट आंसर होगा। अगर दोनों डाइस बेटा, अगर दोनों डाइस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उस केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो नंबर तीसरा होगा उसका ठीक उल्टा। तो बताओ 1 का ऑपोजिट क्या है? 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 का ऑपोजिट 4। क्या हो जाएगा? 1 का ऑपोजिट 4। मान लो इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज है और दूसरे की मूवमेंट भी कैसी रह जाती? क्लॉकवाइज। तो दोनों डाइस सेम डायरेक्शन में चलते। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते, उस केस में हमारा आंसर होता जो तीसरा नंबर है वही वाला। उस केस में हमारा आंसर होता बेटा जो तीसरा नंबर है वही वाला। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए फटाफट से और आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, किस अप्रोच से क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। ठीक है, करके बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और यहीं से हम लोग अपनी अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक, तो मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।